बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेब इंजीनियरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। अब ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इसके लिए हम वेबसाइट का टर्म भी यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन की टर्म भी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स ओवर द वेब की टर्म भी यूज़ होती है, ठीक है जी, और वेब सॉफ्टवेयर्स की टर्म भी यूज़ होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इस्तेमाल की जाएं, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैव वेरिइंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वेब एप्लीकेशंस हैव वेरिइंग डिग्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि इसमें जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो कई नेचर्स की हैं, कोई लेस कॉम्प्लेक्स होंगी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। दे में बी प्योरली इंफॉर्मेशनल, ठीक है जी, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड यूज़र्स को, कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, और हैंडल फुल साइज फुल फ्लैज 24/7 ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स ऐसी जहाँ पर सेल परचेजिंग का काम हो रहा है और वो 24/7, ठीक है, होल टाइम 24 और को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 डेज ऑफ वीक को। There are different categories of web applications depending on their development history and their degree of complexity. तो बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, हिस्टोरिकल उनका बैकग्राउंड भी है और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी साथ अटैच है उनकी टाइप्स के साथ। तो वो सारी टाइप्स इस फिगर में रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे बेस पे, सबसे हिस्टोरिकली अगर देखें, सबसे पुरानी टाइप की एप्लीकेशंस हैं डॉक्यूमेंट सेंट्रिक, ठीक है जी। उसके बाद आ गई इंटरेक्टिव, उसके बाद ट्रांजैक्शनल, उसके बाद वर्क फ्लो बेस्ड, कोलैबोरेटिव, ठीक है, फिर ये पोर्टल ओरिएंटेड है, सोशल वेब है, और यूबिक्विटस, क्यूटस और सिमेंटिक वेब। ये डिफरेंट टाइप्स की वेब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ से आप देख लें कि ये सबसे पुरानी इनमें से कौन सी हैं और लेटेस्ट कौन सी हैं। डेफिनेटली ये जो हमारे पास ये वाली हैं, ये लेटेस्ट कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है, और ये पुरानी हैं। और फिर कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, जो टॉप पे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है जी। क्या मतलब कि ये जो टॉप पे हैं, एक तो सिमेंटिक वेब और ये यूबिक्विटस कंप्यूटिंग या यूबिक्विटस वेब, ये सबसे लेटेस्ट भी है और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। बहरहाल हम इन तमाम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, तमाम टाइप्स को हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। न्यूअर कैटेगरीज आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स बट दिस डज नॉट मीन दे कैन फुली रिप्लेस द ओल्डर जनरेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी हैं वो बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई, फिनिश हो गई। आजकल भी डॉक्यूमेंट बेस्ड वेबसाइट्स भी चल रही हैं, जो सबसे पुरानी डॉक्यूमेंट सेंट्रिक, वो आजकल भी चल रही हैं। तो इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ बात इतनी है कि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नई टाइप की एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं और पुरानी भी साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और इसमें कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप कह दें कि कोई एक वेब एप्लीकेशन वो जनाब इस टाइप की है, कोई ख़ास आप कह लें जी वो कोलैबोरेटिव है सिर्फ। ऐसा पॉसिबल है कि एक ही वेबसाइट उसमें 2-3 टाइप्स के फीचर्स पाए जाते हों, ठीक है, मतलब कि वो सोशल वेब भी हो, ठीक है जी, साथ वो उसके अलावा ट्रांजैक्शनल भी हो, या फिर ट्रांजैक्शनल भी है और साथ इंटरेक्टिव भी है। तो एक ही वेबसाइट में, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं। Each of these categories has its own specific fields of application। हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, हर एक ख़ास सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं। In consequence, complex web applications in particular can typically be assigned to several categories at once। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड हैं वो
एक ही वक्त में बहुत सारी कैटेगरीज उनमें कवर हो जाती हैं, यानी कि वो एक ही वक्त में ट्रांजैक्शनल भी हो सकती हैं, सोशल वेब भी हो सकती हैं, ठीक है जी, वो यूबिक्यूटस भी हो सकती हैं, सिमेंटिक वेब भी हो सकती हैं। बात समझ आई? अब है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेबसाइट। अब इसके नाम से जाहिर है कि ये हैं तो वेबसाइट, लेकिन डॉक्यूमेंट सेंट्रिक है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, डिपेंड्स अपॉन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दीज एंसेस्टर्स टू वेब एप्लीकेशन, दीज आर एंसेस्टर, ये सबसे पुरानी है, अबाओ-अजदाद कहा जाता है एंसेस्टर को। वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर एज रेडी मेड स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो वेब पेजेस हैं वो वेब सर्वर पे स्टोर्ड होते हैं और ये HTML प्रोग्राम, HTML लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाए जाते हैं। ये स्टैटिक है। स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स या स्टैटिक कंटेंट ऐसा होता है जो कि रेडीमेड हो, वो ऑन द रिक्वेस्ट रन टाइम के ऊपर चेंज ना हो, ठीक है। वो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। जब उस डॉक्यूमेंट या उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट आएगी कस्टमर की तरफ से, यूजर की तरफ से, बाय यूजिंग वेब ब्राउजर, तो वो सेम एज उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसके बरक्स, चूंकि यहाँ पे स्टैटिक का वर्ड आ गया, इसके बरक्स जो डायनामिक कंटेंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द यूजर डिजायर, यूजर रिक्वायरमेंट, वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक का साइन इन पेज ओपन है, अगर किसी यूजर ने अपना यूजर आईडी लगाया, पासवर्ड लगाया, ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट डिस्प्ले होगा उसको अगर आप कंपेयर करें, दूसरे पर्सन ने फेसबुक का साइन इन पेज ओपन किया, उसने अपना यूजर नेम आईडी लगाया, ठीक है, तो इसको जो कंटेंट डिस्प्ले होगा और जो इसको कंटेंट डिस्प्ले होगा, क्या वो सेम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई यूजर है ABC, इसका कंटेंट इससे रेलेवेंट इसको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये कोई और यूजर है XYZ, तो इसका कंटेंट कुछ और है, ये डायनामिक है। और डायनामिक जो कंटेंट है उसकी मैं आपको अभी से बता दूं, डायनामिक कंटेंट के पीछे लाजमी तौर पे डेटाबेसेस वर्क कर रही होती हैं। स्टैटिक में डेटाबेसेस का रोल नहीं होता। पॉसिबल है कि स्टैटिक कंटेंट आपका डेटाबेस से आ रहा हो, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया होता, लाजमी नहीं होता। और जब यूजर या कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो ये जो कंटेंट है रेडीमेड स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट्स, ये सेंड टू द वेब क्लाइंट इन रिस्पांस टू अ रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे उसको सेंड कर दिए जाते हैं। These web pages are usually updated. These web pages are usually updated manually using respective tools. कोई भी टूल यूज करते हुए, कोई भी टेक्नोलॉजी तो आपको बता दिया HTML, कोई भी टूल यूज करते हुए उसको मैनुअली अपडेट किया जाता है। लेकिन फेसबुक मैनुअली अपडेट नहीं हो रही। फेसबुक एक ही घर से 10-10 लोग उसको अपडेट कर रहे हैं, एक ही क्लास में बैठे हुए, एक ही रूम में बैठे हुए 20-20, 30-30 स्टूडेंट और यूजर्स उसको अपडेट कर रहे हैं। जब भी आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, तो आप उसको अपडेट कर देते हैं उसके कंटेंट को, ठीक है जी। लेकिन जो स्टैटिक है वो मैनुअली अपडेट होता है। तो सबसे पुरानी टाइप डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेबसाइट्स की है, स्पेशली फॉर वेबसाइट्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस और फॉर साइट्स विद ह्यूज नंबर ऑफ पेजेस। दिस इज सिग्निफिकेंट कॉस्ट फैक्टर एंड ऑफन रिजल्ट इन आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। तो जहां पर जो बहुत बड़े बड़े जहां पे इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है या फिर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग्स आ रही हैं, वहां पर अगर इस अप्रोच को यूज किया जाए तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी। दो प्रॉब्लम्स कौन सी? एक तो कॉस्ट फैक्टर, ठीक है, मैनुअली इतनी इन्फॉर्मेशन को मैनुअली चेंज करना, मैनेज करना, जाहिर बात है वहां पे आपको कोई ना कोई पर्सनल हायर करना पड़ेंगे, बिठाने पड़ेंगे। और दूसरा आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा सर्वर है, बड़ी इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैनेज हो रही है, तो इट इज फ्रीक्वेंट केस, पॉसिबिलिटी है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस पर अपडेट हुई ना हो, वो पुरानी ही इन्फॉर्मेशन चल रही हो।
तो ये पहली टाइप थी वेब एप्लीकेशंस की, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की। उसके बाद है इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस। अब इंटरेक्टिव ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आमतौर पे देखें एक तरफ यूजर बैठा होता है, एक तरफ सर्वर है। इंटरेक्टिव वो है जहां पे यूजर सर्वर में कुछ वो शेयर करता है या कुछ आस्क करता है, कोई भी इंटरेक्शन करता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड किस सेंस में, वो स्टैटिक कंटेंट नहीं होता, वो डायनामिक होता है, उसको कुछ ना कुछ जवाब आता है। ठीक है, और फिर आगे से ये उसको कोई रिप्लाई। ठीक है, जिस तरह से देखें आप दो पर्सन आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक पर्सन उसको उसका हालचाल पूछता है, दूसरा उसका उसके सवाल का जवाब देता है और साथ कुछ और वो भी पूछ लेता है। तो ये इंटरेक्शन हो रही होती है। तो उसी रेफरेंस में इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन ऐसी हैं जहां पे कॉन्टिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है फ्रॉम बोथ ऑफ द पार्टीज। With the introduction of the common gateway interface and HTML forms की बात आ गई यहाँ पे, HTML forms। ठीक है जी, अब forms में क्या होता है, forms की बात पहले कर लें फिर आगे चलते हैं। form में हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स लगे होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। उन सब को यूज करते हुए वेब सर्वर में इंफॉर्मेशन यूजर अपडेट करता है, इंफॉर्मेशन सेंड करता है वेब सर्वर को। ठीक है, तो कह रहा है जी CGI और HTML फॉर्म्स की इन्वेंशन के साथ ही इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस एमर्ज्ड, इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस आ गई, बनना शुरू हो गई, ऑफरिंग अ फर्स्ट सिंपल फॉर्म ऑफ इंटरेक्टिविटी बाय मींस ऑफ फॉर्म्स, रेडियो बटन्स एंड सिलेक्शन मेन्यूज। तो ये बड़ी सिंपल टाइप की इंटरेक्शन थी, इंटरेक्टिविटी थी। ठीक है, और ये जो फॉर्म की सूरत में इंटरेक्टिविटी है ये आमतौर पे वन साइडेड भी हो सकती है कि यूजर इंफॉर्मेशन दे रहा है, अभी सर्वर उसको रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो सिर्फ HTML फॉर्म्स की सूरत में एक सिंपल और फर्स्ट लेवल की इंटरेक्टिविटी शुरू हो गई। Web pages and links to other pages are generated dynamically according to user input। अब यूजर ने जो भी इनपुट दी, जैसे मैंने आपको फेसबुक की चलो एग्जांपल आप दोबारा डिस्कस कर लें, यूजर ने जो इनपुट दी, उसने जो यूजर नेम और आईडी दिया, यूजर नेम और पासवर्ड दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जी, डायनामिकली कंटेंट आना शुरू हो गए। अब फेसबुक जो है ये तो इसमें तो बेशुमार ये इंटरेक्टिव भी है। ठीक है जी, ये सोशल वेब की टाइप भी बन जाती है और इसकी बेशुमार यानी कि इसमें टाइप्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स लगे होते थे इंटरेक्शन में और यूजर ने जो भी इनपुट वो देता उसके अकॉर्डिंग डायनामिकली डिफरेंट वेब पेजेस या कंटेंट उसको ऑफर कर दिए जाते। ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस थी। उसके बाद है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ये एक्चुअली बिजनेस टर्म में भी यूज होता है, बिजनेस टर्म भी है। जब कोई एक कस्टमर कोई एक परचेजिंग करता है तो उस वक्त एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, जब कोई शॉपकीपर किसी सप्लायर से कोई सप्लाई लेता है तो एक और ट्रांजैक्शन हो जाती है। यहाँ पर अगर आप वेब की बात करें या डेटाबेसेस की बात करें, अगर हम वेब की या डीबी की डेटाबेसेस की बात करें तो डेटाबेस में जब कोई एक रिकॉर्ड सेव होता है नया तो एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, जब कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है, डिलीट होता है तो नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी वेब एप्लीकेशन जो कि ट्रांजैक्शनल है वो भी एक कैटेगरी है। ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशंस वर क्रिएटेड टू प्रोवाइड मोर इंटरेक्टिविटी। अब ये इंटरेक्टिव भी हैं लेकिन इंटरेक्टिविटी की थोड़ी सी नेक्स्ट स्टेप है, गिविंग द यूजर द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन इन अ रीड ओनली मैनर, ठीक है जी, बट आल्सो बाय परफॉर्मिंग अपडेट्स ऑन द अंडरलाइंग कंटेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है तो एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये सिर्फ रीड ओनली मैनर में नहीं था इंटरेक्शन,
बल्कि ये इंटरेक्शन उससे नेक्स्ट स्टेप था, जिसमें यूजर जो अंडरलाइंग कंटेंट था वेबसाइट का, वेब एप्लीकेशन का, वो उसको अपडेट भी कर रहा था। ठीक है, वो यूजर खुद उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, या तो पहले से मौजूद कंटेंट को वो चेंज कर रहा था या फिर नया कंटेंट ऐड कर रहा था। तो ये जो एप्लीकेशन है ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशंस कहलाएं। अब इसमें कोई कॉमर्स का कोई चक्कर नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू पे बात कही बताई कि जी ये ट्रांजैक्शन का वर्ड बिजनेस कम्युनिटी में भी यूज होता है, बैंकिंग में भी यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटिंग में ये आमतौर पे डेटाबेसिस ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब हम वेब एप्लीकेशंस में बात करेंगे कोई खरीदो फरोख्त की, जैसे मैंने आपको कहा बिजनेस कम्युनिटी में ट्रांजैक्शन का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो फिर वो ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशन से भी अगला लेवल है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ई कॉमर्स मुराद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस ट्रांजैक्शन मुराद है। ठीक है, The prerequisite for this are database systems that allow efficient, consistent and update content in web applications with help of structured queries, SQL, structured query language। उसी को यूज करते हुए कंटेंट्स अपडेट भी होते हैं और इवन रिट्रीव भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेसेस हैं जो कि हमें एफिशिएंटली, कंसिस्टेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग सिस्टम बिलोंग्स इन दिस कैटेगरी। अब देखें उसने ट्रांजैक्शनल में ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ऑनलाइन शॉपिंग भी ई कॉमर्स से रिलेटेड है, बुकिंग सिस्टम अब इसमें डायरेक्टली ई कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है आप ऑनलाइन सिर्फ बुकिंग करवा रहे हो, पेमेंट आपकी एट द स्पॉट ही जाके होनी हो। तो इसमें ट्रांजैक्शनल में जो बेसिक रोल है वो डेटाबेसिस का है, डेटाबेस सिस्टम्स का है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशन। अब पहले ये समझ लें वर्क फ्लो होता क्या है। वर्क फ्लो, अगर आप में से कोई रिसेंटली नादरा ऑफिस गया हो CNIC बनवाने के लिए, तो आपने देखा होगा वहां पर, अब खैर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन आज से कोई चंद साल पहले ऐसे होता था कि वहां पे डिफरेंट काउंटर्स बने होते थे। जो भी पर्सन जाता वो पहले एक काउंटर पे जाता, ठीक है जी, वहां पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती, फिर वो दूसरे काउंटर पे जाता, फिर वो तीसरे काउंटर पे जाता। ठीक है, हर काउंटर अपनी अपनी अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता और उसका जो प्रोसेस था वो एनहांस होता चला जाता। वो फाइनल काउंटर पे आता और वहां से जो भी उसका उसकी सर्विस थी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल हो जाती और वो अपनी सर्विसेज को इंजॉय करने के बाद, फुलफिल होने के बाद वो आउट ऑफ द नादरा ऑफिस होता। ठीक है, तो ये ऐसे जहां पे इस तरह का सिनेरियो हो वो वर्क फ्लो बेस्ड वर्क कहलाता है, एप्लीकेशन कहलाती है। वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशंस अलाउ द हैंडलिंग ऑफ वर्क फ्लोज विद इन और बिटवीन डिफरेंट कंपनीज। अब यहाँ पर वर्क फ्लो से मुराद लाजमी नहीं है कि कोई एक कंपनी के अंडर ही काम हो रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि उस वर्क फ्लो में डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व हो, हर कंपनी अपना अपना रोल प्ले करे और उसके बाद जो टास्क है वो फर्दर प्रोसीड हो जाए, नेक्स्ट कंपनी के पास उसका डाटा या सारा स्टेटस चला जाए, फिर अगली कंपनी उसके ऊपर अपना रोल प्ले करे, जो भी उसके एंड पे जो भी टास्क है वो अपना परफॉर्म करे। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंट कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट यूजर्स। तो कई तरह के इसके लेवल्स बन जाएंगे, लेकिन सिनेरियो वही है कि इसमें वर्क फ्लोज बेस्ड काम चल रहा होता है। टास्क्स इन द वर्क फ्लो में इंक्लूड अप्रूवल्स, एडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा ट्रांसफर। ठीक है, तो फर्ज करें यहाँ पर एक ने अप्रूवल दी, फिर डाटा ट्रांसफर नेक्स्ट को हो गया, फिर यहाँ पे उसने कुछ अपना वर्क किया, फिर डाटा नेक्स्ट ट्रांसफर हो गया। तो ये सारी चीजें वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशन में कुछ इस तरह की डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से एडिशन होता है। ठीक है, अप्रूवल हो सकती है, इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है।
the complexity of the services in question, the autonomy of the participating companies and the necessity for the workflow to be robust and flexible are the main challenges. अब यहाँ पर complexity क्या थी, challenges क्या थे? एक तो different जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको example दी, तो different companies अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल autonomously, बिल्कुल individually, मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदारी के साथ, मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ अपना रोल प्ले करें, अपना अपना जो भी उनका रोल है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जो भी उन्होंने अप्रूवल देनी है, वो ऑटोनोमस हो। ठीक है जी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी एक तो ऑटोनोमी की थी, ठीक है जी, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज वो ऑटोनोमस हों, एंड द नेसेसिटी फॉर द वर्कफ्लो टू बी रोबस्ट, ठीक है, और वो बड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंटली चल रहा हो प्रोसेस, एंड फ्लेक्सिबल, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाए। ये इसके मेन चैलेंजेस थे वर्कफ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशंस में। रोबस्ट से मुराद ये होती है कि आपके वो डिफरेंट नेचर के उसमें टास्क डील हो रहे हो, डिफरेंट नेचर के जो प्रोसेसिंग है या फंक्शनैलिटीज है वो ऑफर की जा रही हो। Examples for this category are business to business solutions in e-commerce, e-government applications in the area of public administration or web-based support of patient workflow in the health sector. तो किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पर ये वर्कफ्लो, अगर आप बात करें यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे एग्जांपल्स दे दी हैं, फर्ज करें ये है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में क्या जी, पहले आपने पेमेंट की, फिर आपका जो है वो आपके जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होनी है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना रोल प्ले करता है। उससे पहले पेमेंट से पहले आपने प्रोडक्ट्स चूज की, ठीक है, उसके बाद ई गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का काम। अगर आप हेल्थ की बात करें, ठीक है जी, तो हेल्थ में क्या है, हेल्थ में यह है कि जी पेशेंट आता है, पहले वो अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्रिटिकलिटी पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करवाता है, फिर उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या क्या कहेंगे उसे ट्रीटमेंट होती है, फिर उसको किसी और डिपार्टमेंट में किसी और जगह पे वार्ड में रेफर किया जाता है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशन। अब ये जो कोलैबोरेटिव हैं, ये इंटरेक्शन, हाई लेवल पे इंटरेक्शन को कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि किसी भी टाइप में प्रीवियस टाइप्स भी उनका भी रोल वहाँ पे नजर आता है। जैसे कोलैबोरेशन मैंने कहा, ये इंटरेक्टिविटी की एक हायर लेवल है इंटरेक्शन का। Whereas workflow based web applications require a certain structuring of the automated processes and operations, तो automated processes चल रहे थे, operations चल रहे थे workflow में, ठीक है। Collaborative web applications are employed especially for cooperation purposes in unstructured operations. ये collaborative वहाँ पर हैं जहाँ पर जो मैटर है, जो इशू है, वो इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है। किस तरह से, ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले आप इस बूथ पे जाते हैं नादरा में, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ये स्ट्रक्चर्ड है, एक सीक्वेंस इसमें पाया जा रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड कैसे होगा कि उसमें पता नहीं कि इस पहले के बाद जाना कहाँ पे है, दूसरे के बाद किस बूथ पे जाना है। इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टास्क एंड द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो वहां पर कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस, जहां पे वो ये भी डिसाइड करना है कि अगला प्रोसेस कौन सा है। दोबारा देखें, कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस आर एम्प्लॉयड स्पेशली फॉर कोऑपरेशन पर्पसेस इन अनस्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस, जहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो कोऑपरेटिवली वो मामलात को डील करने के लिए कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। There the need for communication between the cooperating users is particularly high. वहाँ पर जितने भी उसमें participating authorities हैं, persons हैं या companies हैं, उनकी आपस की cooperation और communication वो एक complexity है, वो एक challenge है कि different जो उसमें parties हैं, companies हैं, वो आपस में उनकी collaboration अच्छी हो, वो आपस में
फ्रेंडली और कोऑपरेटिव वे में डील कर रहे हो। ठीक है, जाहिर बात है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। तो ये कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस हैं। कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस सपोर्ट शेयर्ड इंफॉर्मेशन एंड वर्क स्पेसेस इन ऑर्डर टू जनरेट, एडिट एंड मैनेज शेयर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये जाहिर बात है जब डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो वहां पे कोई शेयर्ड स्पेस, शेयर्ड इंफॉर्मेशन होगी जिसको सारे कोलैबोरेशन के साथ फुलफिल कर रहे होंगे या फिर उसको कंप्लीट टास्क को कर रहे होंगे। They are also used to keep logs of many small entries and edits to mediate meetings or make decisions or simple chat rooms as scheduling systems or as a learning platform। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स दे दी। ठीक है जी, जैसे देखें scheduling systems हैं, learning platforms हैं, chat rooms हैं, जहां पर different parties हैं, different organizations हैं या different persons हैं, different users हैं, वो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और दूसरों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कोऑपरेशन के साथ। ठीक है, आजकल इसमें आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिफरेंट सिस्टम बने हुए हैं, वो भी कोलैबोरेटिव वेब एप्लीकेशंस की एक टाइप है। उसके बाद है सोशल वेब एप्लीकेशंस। अब सोशल वेब एप्लीकेशंस इसमें आप देखें, जैसे मैंने आपको शुरू पे फेसबुक की एग्जांपल दी थी, तो सोशल वेब एप्लीकेशंस में इंटरेक्शन भी हो रही है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसमें इंटरेक्शन भी हो रही है, कोलैबोरेशन भी हो रही है, तो यहां पर काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई। While originally the web was characterized by security and privacy, शुरू पे तो वेब था, उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी को अचीव किया जाता था, मेनली चीजों को पब्लिक नहीं किया जाता था। लेकिन सोशल वेब में क्या हुआ कि चीजों को पब्लिक करना शुरू हो गए हम लोग। देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टूवर्ड्स अ सोशल वेब वेयर पीपल प्रोवाइड देयर आइडेंटिटी टू अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ अदर्स विद सिमिलर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनकी बेस पे अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी मद्देनजर रखते हुए जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उनकी बेस पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ अपनी इंटरेस्ट शेयर कर रहे होते हैं। वेब ब्लॉग्स और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सिस्टम फॉर इंस्टेंस विच सर्व द पर्पस ऑफ नॉट ओनली फाइंडिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, जैसे आप देख लें सोशल जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है उनमें कई तरह के ग्रुप्स बने होते हैं, कई तरह के, जैसे फेसबुक की बात करें ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, कहीं पे सिर्फ ग्रुप्स बने हुए हैं। तो वो किस लिए हैं? अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को, कॉमन इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, बट आल्सो फाइंडिंग पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। तो ये इसका सोशल वेब का वे टू वर्क है, जहां पर जो यूजर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को किसी हद तक पब्लिक भी करता है और उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी वो मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें हाइड भी करता है। लेकिन जो मेन टास्क होता है वो जो कॉमन इंटरेस्ट हैं या कॉमन चीज़ें हैं, कोई स्टडी ग्रुप्स हैं, कोई एंटरटेनमेंट के ग्रुप्स हैं, कोई पेजेस हैं, उनको यूज़ करते हुए शेयरिंग चल रही होती है। तो उसके बाद है पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस आई तो हिस्टोरिकली टाइम अगर फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये कुछ बाद में आई हैं, लेकिन ये इनकी नेचर डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप डायग्राम पे हम मूव कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर ये है पोर्टल ओरिएंटेड। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये काफ़ी देर से इन्वेंट हुई या फिर ये टाइप इसके ऊपर इस तरह की वेबसाइट्स बनना शुरू हुई और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, तो पोर्टल बेस्ड वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जहां पर किसी एक कंपनी के एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। पूरा कैंपस है, पूरा बिजनेस है
उसमें बजाय इसके कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो पर्सनस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, वो पूरे कैंपस में घूमता फिरे, डिपार्टमेंट में घूमता फिरे, वो ऑनलाइन बैठ के एक जगह पे बैठ के चीज़ों को इजीली मैनेज कर ले, रिक्वेस्ट कर दे और प्रोसेस को इनिशिएट कर ले। पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस। तो ये असल में सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू सेपरेट पोटेंशियली हेट्रोजीनियस सोर्सेज। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जगहों पे वो ट्रैवल करें, इसकी बजाय क्या है, सिंगल एक पॉइंट ऑफ एक्सेस हो और वो जो डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं। और हेट्रोजीनियस किसे कहा जाता है, जो कि एंटायरली डिफरेंट हो, डिपार्टमेंट्स भी डिफरेंट हैं, फिजिकली उनकी लोकेशन भी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो एक ही जगह से उसको एक्सेस कर रहे हो। सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू सेपरेट पोटेंशियली हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, सोर्स ऑफ सर्विस भी हो सकता है। तो आपको पता है आजकल स्टूडेंट एक ही जगह पर बैठे हुए पोर्टल को यूज करते हुए वो कोर्सेज एनरोल भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना सम टाइम अगर फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में, वो अपने टाइम टेबल भी मैनेज कर रहे हैं, या फिर अपने वो रिजल्ट्स के लिए ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो लीव अप्लाई कर रहे हैं। तो कहाँ पे अदरवाइज क्या होता था, उनको लीव के लिए, लीव अप्लाई करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, उनको अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने के लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, ठीक है, कोर्स एनरोल करने के लिए उनको अपने रेलिवेंट जो उनका सब्जेक्ट वाला डिपार्टमेंट है वहां पर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफर किया जाता है पोर्टल सिस्टम में। के कॉलेजेस के आमतौर पे आज कॉमन है पोर्टल, टीचर अपना जो भी उसका टास्क होता है वो वहाँ पे अपडेट कर देता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स अपने उनके टास्क वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप ये देखें कि ये हमारे पास ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये mcompgc.edu.pk टीचर्स के लिए सर्विसेज हैं, स्टूडेंट सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ठीक है। एज आ फैकल्टी मेंबर आप उसमें लॉग इन करते हैं और उसके बाद आपको पूरा एक पोर्टल मिल जाता है जहाँ पर आप अपने कोर्स को मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट, ठीक है जी, या फिर जो भी आपकी इंटरेक्शन है वो आप कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज को आप मैनेज करेंगे। फिर ये अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका एक पोर्टल बना हुआ है, स्टूडेंट्स यहाँ पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और जो ट्यूटर्स हैं वो असाइनमेंट चेक। फिर ये हायर एजुकेशन कमीशन का पोर्टल है ऑनलाइन डिग्री वेरिफिकेशन के लिए या कोई डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है जी। तो ये होता क्या है, ऑनलाइन पोर्टल ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफर करता है जिससे आप मल्टीपल सर्विसेज या इंफॉर्मेशन एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। There are various specialized portals such as business portals, marketplace portal in the form of online shopping mall and community portals. Educational portals भी अब आजकल यानी कि कई इंस्टीट्यूट्स एजुकेशनल पोर्टल भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 3 पोर्टल दिखाए, तीनों ही एजुकेशनल हैं, ठीक है, एक यूसीपी का है, एक AIOU का है और तीसरा HEC का। Business portals give employees and or business partners focused access to different sources of information and services through an intranet or extranet or internet. अब ये इसकी दो टाइप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल हैं और एक वर्टिकल मार्केट प्लेस पोर्टल्स हैं, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस ऑपरेट ऑन द बिजनेस टू कंज्यूमर एंड वर्टिकल ऑपरेट्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है जी। उसके बाद है यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशंस। अब ये लेटेस्ट टर्म है और इसमें जो प्रॉपर इसकी क्वालिटी ऑफ दिस टाइप है वो क्या है, या फिर प्रॉपर फीचर्स इस टाइप एप्लीकेशंस के वो क्या हैं, वो ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है जी। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग ये ऑफर करती है कि आप इंफॉर्मेशन या सर्विस एनी टाइम एनीवेयर एंड फॉर एनी डिवाइस आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। द इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर एंड फॉर एनी डिवाइस, दस फैसिलिटेटिंग यूबिक्विटस एक्सेस। तो ये असल में टाइप ऑफ एक्सेस है।
यानी कि इस टाइप की जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो इस तरह की होती हैं कि आप उनको कहीं पर भी किसी भी डिवाइस को यूज करते हुए किसी भी जगह पर एक्सेस कर लें। आप देख लें आजकल जो गूगल बेशुमार सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो यूबिक्विटस सर्विसेज हैं। आप कहीं पे भी लॉगिन करें, किसी भी सिस्टम पे करें, किसी भी जगह पर करें, आपको आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल बेशुमार हमारे सर्वर यूबिक्विटस टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी। An example of this would be displaying the menu of the day on the mobile devices of all users entering a restaurant between 11 am and 2 pm। तो ये एक और टाइप बता दी कि कस्टमर्स जो भी उसमें रेस्टोरेंट में एंटर होंगे 11 am से लेके 2 pm तक, तो उनके उनके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। आपने आजकल अक्सर देखा होगा, आप किसी प्लेस पे किसी जगह पे विजिट करते हैं और आपको आपको एक प्रॉम्प्ट होता है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट होती है कि आप इस लोकेशन या इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, उसके बारे में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, तो ये यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशन या उसकी इंप्लीमेंटेशन। For this type of system, it is important to take into account the limitations of mobile devices, bandwidth, screen size, memory, immaturity of software, and the context in which the web application is currently being used। तो इसके challenges क्या हैं कि आपका जो मतलब मोबाइल की बैंडविड्थ है, उसका स्क्रीन साइज है, उसको आपने टेक केयर करना है। चलें आगे है सिमेंटिक वेब। आज की ये जो हमारा टॉपिक है उसका लास्ट टाइप ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो है सिमेंटिक वेब। अब अगर सिमेंटिक की बात करें तो सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स। ठीक है, मीनिंग्स। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी स्पेसिफिक यहाँ पे पॉइंट को डिस्कस किया गया है। करंट डेवलपमेंट्स हाउएवर स्पेशली द इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ द टाइम्स इंडस्ट्री। अब ये टर्म नहीं इंट्रोड्यूस हो रही है, हो चुकी है टाइम्स इंडस्ट्री। इससे क्या मुराद है? टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एम फॉर मल्टीमीडिया, ई फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट और एस फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? विल लीड टू अ सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर वेयर यूबिक्विटस एप्लीकेशंस विल डोमिनेट द मार्केट। यूबिक्विटस एप्लीकेशन वो डोमिनेट कर जाएंगे और कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या बनती है? वन ऑफ दिस डेवलपमेंट इज द सिमेंटिक वेब। यहाँ पर सिमेंटिक वेब रिक्वायर्ड है। वो क्या है? द गोल ऑफ द सिमेंटिक वेब इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब नॉट merely फॉर ह्यूमंस बट आल्सो इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म। अब आप 3 लेक्चर पीछे चले जाएं, हमारे इसी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। उसमें हमने एक टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी XML। ठीक है, और XML को डिस्कस करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंफॉर्मेशन को, डाटा को कंटेन करती है, और ये डाटा यूजर्स भी, ह्यूमंस भी रीड कर सकते हैं और मशीन्स भी रीड कर सकती हैं। इसके साथ HTML को मैंने कहा था कि HTML को यूज करते हुए हम कंटेंट डिस्प्ले करवाते हैं, और जो XML है उसमें कंटेंट सेव होते हैं। ठीक है, तो सिमेंटिक वेब से मुराद ये है कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ह्यूमंस के लिए रीडेबल ना हो बल्कि मशीन्स भी रीड कर सकें। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिमेंटिक वेब है और जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, ये दोनों कोलैबोरेशन के साथ इकट्ठे काम कर रही हैं। This would facilitate knowledge management on the web, in particular the linking and reuse of knowledge, ठीक है जी, as well as locating new relevant knowledge, for example by means of recommender system। के अब आप देख लें, आप इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर कोई सर्च करें, कोई भी टर्म आप सर्च करें, आपने अक्सर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्च आपने गूगल पे किया है और फेसबुक पे आपको वही ऐड आ रहे हैं। अभी जो ये रिसेंटली प्रॉब्लम हुआ, ये व्हाट्सएप का, लोगों ने कहा कि जी सिक्योरिटी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उनका, व्हाट्सएप वालों का पर्पस बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डाटा को पब्लिक करेंगे।
ठीक है, कि जी XYZ कोई पर्सन है, वो जनाब उसने ये कोई करप्शन की है, ये कोई उसने काम किया, ये पर्पस नहीं था। उनका पर्पस ये था कि जो उनकी इंटरेक्शन होती रही है, जो व्हाट्सएप के ऊपर उनका डाटा अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक के ऊपर एड्स दिखाए जाएं, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट हो, ठीक है। तो बहरहाल डाटा तो हमारा, जो हम यूजर्स हैं, हमारा डाटा बेशुमार सर्वर्स बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं, उनके पास हमारा बड़ा डाटा मौजूद है, और उनको उनको कोई इससे मतलब नहीं है कि आप पर्सनली क्या करते हैं, वो कौन सा आपका हिसाब किताब उन्होंने करना है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स सेल करवानी है, उन्होंने कई वेंडर्स से, कई कंपनी से पैसा कमाना है एडवर्टीजमेंट की बेस पे। तो वो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए वो ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देखें, रेलिवेंट कंटेंट की बात हो रही है। लिंकिंग एंड रीयूज ऑफ नॉलेज के बाद क्या है, लोकेटिंग न्यू रेलिवेंट नॉलेज, फॉर एग्जांपल बाय मींस ऑफ रिकमेंडर सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे दी, रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है, किसी ने रिकमेंड किया तो वो उसकी बेस पे नया नॉलेज आ गया। और जो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि आप जीमेल, गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं कोई टॉपिक, आपको फेसबुक के ऊपर वही ऐड आ जाता है, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप पे कोई मतलब किसी के साथ चैट कर रहे हैं, किसी के साथ आपने वो कीवर्ड यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड यूज किया वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है जी, व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान आपने ये कीवर्ड यूज किए वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और आप फेसबुक आपने यूज किया, तो फेसबुक पे आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन से रेलिवेंट किसी कंपनी का ऐड आपके सामने आ गया, ठीक है, कोई आपके सामने वीडियोस आ गई, ये है जिसकी तरफ ये सेमेंटिक वेब में जो काम किया जा रहा होता है। तो through increased interoperation on the semantic level and the possibility of automating tasks, we believe the web will become even more ubiquitous and therefore relevant for everyday life। ये उनका पर्पस था, ये उनका टास्क था, जो कि व्हाट्सएप ने एक 8 फेब पे एक नई अपडेट दी थी, और फिर उनको उसको रिवर्ट भी करना पड़ा। वो काम ये करेंगे तो जरूर, उनका बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये उतना डेंजरस शायद है नहीं जितना हम समझते हैं। एनीवेज, इट इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।